अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हर पैदा होने वाली चीज को एक ना एक दिन खत्म जरूर होना है। ये उसूल सिर्फ इंसानों पर ही लागू नहीं होता बल्कि कायनात की हर चीज पर लागू होता है। नासा के वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स पर भी यही उसूल लागू है। 1979 में लॉन्च किए गए ये स्पेसक्राफ्ट्स सोलर सिस्टम के हीलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुके हैं। पिछले 44 सालों से इन स्पेसक्राफ्ट्स ने हमें सोलर सिस्टम की बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर कब तक ये स्पेसक्राफ्ट्स ऐसे ही स्पेस में घूमते रहेंगे और हमें यूनिवर्स की ऐसी ही इंफॉर्मेशंस देते रहेंगे? तो मैं आपको बता दूं, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा इन स्पेसक्राफ्ट से कनेक्शन टूट चुका होगा। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स कितनी देर तक हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे और एक बार कनेक्शन टूटने के बाद वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स का क्या होगा। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इफ टीवी के दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स हमारे लिए आज तक के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्पेसक्राफ्ट्स हैं। इन्होंने न सिर्फ अपने इनिशियल मिशन को पूरा किया है बल्कि एक्सटेंडेड मिशंस को भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया और सक्सेसफुल बनाया। इतना सक्सेसफुल किया जिसकी साइंटिस्ट ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये स्पेसक्राफ्ट्स आज हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर जा चुके हैं और हम इंसान इन स्पेसक्राफ्ट्स के साथ अभी भी कनेक्टेड हैं। लेकिन अफसोस कि ये स्पेसक्राफ्ट्स भी अब ज्यादा देर तक हमारे साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे। वॉयेजर 1 में 4 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं और वॉयेजर 2 में 5 इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे हैं। ये स्पेसक्राफ्ट्स अपने दौर में सबसे शानदार टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे। इनमें बहुत ज्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। ये सब उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इन्हें पावर सप्लाई मिलती रहेगी। जैसे ही इनकी बैटरी डाउन होगी वैसे ही ये काम करना बंद कर देंगे। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये पावर उन्हें कैसे मिल रही है? तो मैं आपको बता दूं, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स में फ्यूल के तौर पर रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम का यूज किया गया है, जिससे निकलने वाली हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर इस इलेक्ट्रिसिटी से ये स्पेसक्राफ्ट चलते हैं। 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया जाने वाला वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट आज स्पेस में ट्रेवल करने वाला इंसानों का बनाया हुआ सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है। इस वक्त ये जमीन से 23.26 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये स्पेसक्राफ्ट 1 घंटे में 61,200 किलोमीटर पर और की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। नासा का DSN यानी कि डीप स्पेस नेटवर्क वॉयेजर 1 से कम्युनिकेशन करने के लिए 20 किलोवाट रेडियो सिग्नल्स को भेजता है। अगर अभी हम ये सिग्नल्स वॉयेजर को भेजते हैं तो इन्हें वहाँ तक पहुँचने में 21 घंटों से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। इसके बाद वॉयेजर 1 में लगे सेंसिटिव एंटीना इस सिग्नल को कैप्चर करता है और फिर 20 वाट पावर वाला एक रेडियो सिग्नल हमें वापस भेजता है। अब आप जरा गौर से सुने, हम वहाँ 20 किलोवाट पावर का सिग्नल भेजते हैं और वापस 20 वाट का सिग्नल आता है। ये सिग्नल बहुत ज्यादा वीक होता है जिसकी वजह से इसे डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रेडियो सिग्नल्स के थ्रू हम स्पेस में मौजूद किसी भी स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसक्राफ्ट्स के पास सिग्नल भेजने के लिए पावर सप्लाई भी होनी चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ वॉयेजर 1 की इलेक्ट्रिसिटी भी कम होती जा रही है। 1990 में वॉयेजर 1 की पावर मुसलसल कम होती देखकर इसे कंट्रोल करने के लिए इस मिशन के साइंटिस्ट ने इसके कैमरे को ऑफ करने का फैसला किया। इससे पहले अमेरिका के एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन की रिक्वेस्ट पर उन्होंने वॉयेजर 1 के कैमरा को जमीन की तरफ रोटेट किया था और जमीन से करीब 600 करोड़ किलोमीटर की दूरी से इसकी इमेज ली थी। इस इमेज को हम पेल ब्लू डॉट के नाम से जानते हैं और ये जमीन की सबसे ज्यादा दूर से ली जाने वाली इमेज है। आज वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। 22 अगस्त 2012 को ये जमीन के हीलियोपॉज को क्रॉस करने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल इसके 4 इंस्ट्रूमेंट्स ही एक्टिव हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल आउटर स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड, सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें लगे रेडियो आइसोटॉप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर 2025 तक इसे पावर सप्लाई कर सकता है और इसके बाद हमारा स्पेसक्राफ्ट के साथ हमेशा के लिए कनेक्शन टूट जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऐसी ही कुछ कहानी वॉयेजर 2 की भी है। इसे वॉयेजर 1 से 14 दिन पहले 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था। 5 नवंबर 2018 को ये स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर मीडियम में दाखिल हुआ था और फिलहाल ये जमीन से 19.34 बिलियन किलोमीटर दूर है। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से अभी तक इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है
लेकिन 2025 के बाद हमारा इनसे कनेक्शन खत्म हो जाएगा और फिर इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में घूमते रहेंगे। इन्हें मॉनिटर करने वाला कोई भी नहीं होगा। अगले कुछ 100 सालों में ये स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर जा चुके होंगे कि सोलर सिस्टम के एक छोटे से प्लेनेट पर बनने वाले इन स्पेसक्राफ्ट के लिए सूरज सिर्फ लाइट का एक सोर्स होगा। उस वक्त इस स्पेसक्राफ्ट के लिए सूरज और बाकी स्टार्स में कोई फर्क नहीं होगा। और फिर 300 सालों के बाद वॉयेजर 1 ओर्ट क्लाउड में एंटर हो जाएगा और इसे उसकी दूसरी साइड से निकलने में 30,000 साल का वक्त लग जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंसानों के बनाए गए वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्पेसक्राफ्ट्स को सिर्फ सोलर सिस्टम को पार करने में 30,000 से ज्यादा साल लगने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के 40,000 करोड़ सोलर सिस्टम्स में से एक है और मिल्की वे कायनात की 2 लाख गैलेक्सीज में से एक है। ये फैक्ट यूनिवर्स के स्केल पर हम इंसानों की औकात जानने के लिए काफी है। आज से करीब 40,000 साल के बाद वॉयेजर 1 ग्लीस 445 स्टार से 1.6 लाइट ईयर्स की दूरी से गुजरेगा और आज से 3 लाख साल बाद ये TYC 3135521 स्टार से 1 लाइट ईयर दूर से गुजरेगा। अब बात करते हैं वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट की। इसे ओर्ट क्लाउड को पार करने में कम से कम 30,000 साल तो लग ही जाएंगे। आज से 42,000 साल बाद ये स्पेसक्राफ्ट रोज 245 स्टार के करीब से गुजरेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रोज 245 स्टार वही स्टार है जिसके बारे में ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये स्टार आज से 80,000 साल बाद हमारे सोलर सिस्टम के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा और फिर ये प्रॉक्सिमा को ओवरटेक करके सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक वाला स्टार बन जाएगा। अगर वॉयेजर 2 अगले 2,96,000 सालों तक बगैर किसी रोक के ऐसे ही ट्रेवल करता रहा तो ये आसमान में नजर आने वाले सबसे ब्राइटेस्ट स्टार सीरीज के पास से गुजरने में कामयाब हो जाएगा। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में कम से कम 20 करोड़ साल लग जाएंगे। शर्त ये है कि किसी ऑब्जेक्ट से ये ना टकराए और कोई एलियन सिविलाइजेशन इसे कैप्चर न कर ले। इन स्पेसक्राफ्ट के साथ गोल्डन रिकॉर्ड भी भेजे गए थे। अगर फ्यूचर में कोई एलियन सिविलाइजेशन इन स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर कर लेती है और अगर वो इस टेक्नोलॉजी को समझने के काबिल हुई तो वो इंसानों के बारे में सब कुछ जान लेंगे और हो सकता है कि वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस वक्त तक हम कहाँ होंगे, मर चुके होंगे या फिर जमीन को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर जा चुके होंगे। इन स्पेसक्राफ्ट्स को हम 2025 में लास्ट बार साइंटिस्ट से बात करते हुए देखेंगे और फिर इसके बाद ये हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाएंगे। ये स्पेसक्राफ्ट्स उस वक्त तक स्पेस में ट्रेवल करते रहेंगे जब तक जमीन से जिंदगी खत्म न हो जाए। जरा सोचिए, साइंटिस्ट अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करके उस चीज के बारे में स्टडी करते हैं जिसका पता शायद उन्हें उनकी लाइफ में नहीं चलेगा। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी लाइफ में ब्लैक होल के बारे में स्टडी की, लेकिन ब्लैक होल की पहली इमेज हम उनकी मौत के बाद ले पाए। हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि शायद हम इंसान अपनी लाइफ टाइम में सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स की सैर ना कर पाएं। दूर दूर की गैलेक्सीज की सैर करना या फिर यूनिवर्स कितनी बड़ी है ये जानना और मल्टीवर्स होती है या नहीं ये जानना, इनमें से कोई भी चीज आपकी और मेरी लाइफ टाइम में पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम हर वक्त एक्साइटेड रहते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।